एक समय होता था जब फिल्मों का दौर होता था। फिल्में इतनी हिट जाती थी और उन फिल्मों के गाने भी हिट हुआ करते थे। इस फिल्मी दौर में कई अच्छे अभिनेता एवं अभिनेत्री के रूप में उभरे। इन फिल्मों के गाने सुनने वाले होते थे। उन गानों को आज भी हम कहीं न कहीं उनको गुनगुनाने लग जाते हैं। गानों को कई सालों तक सुना जाता था। पुरानी फिल्मों के दौर को याद करते हुए ये विरासत बनी रहे, इसके लिए ट्विंकल टोज नाम से एक समारोह का आयोजन किया गया। ट्विंकल टो प्रोड्यूस अभिनेत्री सुहेला कपूर और अनुराधा धार एवं इसकी प्रस्तुति प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और गायक अविकल कक्कर द्वारा दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में ट्विंकल टोज नाम से एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अविकल कक्कर द्वारा वर्ष 1980 से 2000 तक की फिल्मों के बारे में बताया कि किस तरह की फिल्में बनती थी, किस तरह से फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री हिट हुआ करते थे, कैसे फिल्मों में आइटम गानों की शुरुआत हुई, कैसी फिल्म इंडस्ट्री चलती थी। इन सभी विषयों को लेकर ट्विंकल टोज परफॉर्म किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले अविकल कक्कर ने ट्विंकल टोज पार्ट 1 का भी आयोजन फरवरी के महीने में कर चुके हैं और इसी का सीक्वल को आगे बढ़ाते हुए फिल्म में 80 के दशक से लेकर वर्ष 2000 अब तक की फिल्मों के बारे में विस्तार से बताया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब मौके पर अविकल कक्कर और प्रोड्यूसर सुहेला कपूर से बात कर जानने का प्रयास किया तो इस पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट में। And we will be discussing their journeys today. But in 82, there was another singer who came to India, again from Pakistan. And she came to become a singer, but Mr. B.R. Chopra saw her and he recommended her to act in his movie because he was making a movie on the Muslim culture. And he thought she was the face for it. She got selected for the movie and he sent her to Mr. Ravi, who was the music director of the movie, for the singing. But the music director rejected her voice, saying that she has a very shrill voice. Talking of shrill. के बाद भी और 86 के बाद भी दोनों साल फिल्म फेयर अवार्ड्स नहीं हुए बिकॉज द फिल्म इंडस्ट्री वाज ऑन अ स्ट्राइक अगेंस्ट पायरेसी। तो 2 साल के अवार्ड्स नहीं हुए, लेकिन आज भी लोगों का मानना है इंडस्ट्री में कि अगर ये अवार्ड्स हुए होते तो 1986 में नगीना और 87 में मिस्टर इंडिया दोनों would have been the maximum award grabbers in those years. But unfortunately कोई अवार्ड्स फंक्शंस हुए ही नहीं। Right? Yeah, I just want to add. और इनके मामा मेरे फादर के कॉलीग भी थे। तब 87 में इनको अलका याग्निक को उन्होंने वहाँ बंगाल में बुलाया था प्रोग्राम करने के लिए। तब सुदेश भोसले, अलका याग्निक और जॉनी लीवर वहाँ पे प्रोग्राम देने आए थे और तब अलका याग्निक ने हमसे कहा था कि ये मूवी आ रही है जिसमें उन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन उनको एक और गाना इसी साल आने वाला था। उस गाने से उनको बड़ी उम्मीद थी कि ये तो एल्बम आ रही है, लेकिन मेरा एक और गाना है जिससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। और एक्चुअली हुआ यही, जब फिल्म फेयर्स हुए तो उदित नारायण वन हिज फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द मूवी कयामत से कयामत तक, बट अलका याग्निक डिड नॉट विन इट फॉर कयामत से कयामत तक, बट शी वन फॉर अनदर सॉन्ग फ्रॉम अनदर मूवी। एनीबॉडी हैज अ गेस ऑफ दैट सॉन्ग? 1 2 3, एब्सोल्युटली। तो गाइस, एक टैलेंट को पता चल जाता है कि वो कहाँ पे खड़ा उतरा है, राइट? और पापा कहते हैं, उफ, ये तो मतलब एक इंस्पिरेशनल सॉन्ग था सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, राइट? लेट्स वॉच दिस टू, कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो। और इस गाने की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को पता चला that she had lost her father, but she did not stop shooting. अभी हमने प्रोफेशनलिज्म की बात करी, हाउ श्रीदेवी was professional. उन्होंने पूरा शूट कंप्लीट किया और शूट कंप्लीट करने के बाद ही वो इंडिया आई, क्योंकि इसकी शूटिंग चल रही थी लंदन में। ज़्यादातर मूवी ये पूरी लंदन में शूट हुई थी, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। और 15 दिन की फिर रिचुअल्स के बाद जब वापस लंदन आई
तो उनको अगले ही दिन जो सीन शूट करना था, इट वॉज अ कॉमेडी सीन। अगर आपको याद है वो मड फेस पैक लगा करके बितवाईदा जी टिंग टोंग वाला सीन, दैट वॉज अ सीन शी वॉज सपोज टू शूट राइट आफ्टर she had attended the rituals of her father's funeral. So that was Sri Devi for us. Let us please applaud for this, such a beautiful lady. And she was a beautiful soul, and may her soul rest in peace, guys. Well, तो उनके जॉर्ज मुखर्जी जो हमारे वेटरन एक्टर हैं, उनके बेटे मंजय मुखर्जी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उनकी मूवी के लिए आई वाज कास्टिंग। तो हम लोग फिल्मालिया स्टूडियोज में बैठे हुए थे और एकदम से उनका मैसेज आता है और मंजय मुझे दिखाता है, अभी के लिए मैसेज पढ़। मैंने पढ़ा, दादा आई एम इन इटली एंड वी आर गेटिंग मैरिड, द एंटायर फैमिली हैज टू फ्लाई डाउन। दादा कौन? रानी मुखर्जी। मैं कहा रानी गेटिंग मैरिड टू आदित्य, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? गाइस इनका अफेयर काफी साल चला और किसी को भी कानों कान खबर नहीं हुई। आप सोच सकते हो बॉलीवुड गॉसिप इतनी बड़ी छुप गई, मतलब प्रेस को भी नहीं पता चली। तो वो बात इतने सालों के बाद जाकर के 2014 में जाकर के उन्होंने फिर शादी करी, राइट? कमिंग बैक टू डीडीएल, उनको वेट सुधार लो, but she could not. Then her second option was Malaika, and that is how Malaika got her fame, and today you see her in every television shows, guys, right? और फिर बाद में तो मियाँ बीवी ससुर जी तीनों एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं, राइट? और उस गाने में अलीशा चिनाय, गाइस, जो इतने सालों से गा रही थी 80s से, जुबी जुबी गाना हमने सुना, टार्जन के गाने, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, लेकिन इस गाने में उनको पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, राइट? सो और फिर मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सुष्मिता, माय स्कूल फ्रेंड, राइट? शी वाज देयर, और सुष्मिता के साथ तो सोहेल हैज आल्सो वर्कड, राइट? या बहुत वास्ट कैनवस मिला, और इसमें कलाकार थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय एंड जैकी श्रॉफ। इसके भी गाने भी बहुत लैविशली शूट किए गए थे और उन्होंने बहुत बारीकी से एक गाना शूट किया, गाइस। ऐश्वर्या राय खुद बताती है, जो इसका एक बहुत पॉपुलर डुओ सॉन्ग है डोला रे डोला, 1 हफ्ता शूट चला था उसका, और इतने हेवी कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी थी कि उनके पैरों से खून निकलने लग गया था, बट दे कंटिन्यूड शूटिंग फॉर द सॉन्ग, और वो जाकर के सरोज जी ने वो मैजिक क्रिएट किया, राइट? और इसी का एक और गाना है जो बहुत खूबसूरत गाना है, और वो मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी की कोरियोग्राफी है, काहे छेड़ छेड़। वो गाना माधुरी ने परफॉर्म किया एंड इट वाज ब्यूटीफुली डन, एंड मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि गुरु जी का गाना है। सो लेट्स वॉच दैट। सर आपका नाम सबसे पहले और ट्विंकल टो के बारे में बताएं, क्या है? अविकल कक्कर मेरा नाम है। मैं बॉलीवुड में थिएटर में काफ़ी सालों से हूँ। इनफैक्ट मेरा सबसे पहला प्रोफेशन 4 साल की उम्र में यही था। यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है। एंड एक्टिंग, कोरियोग्राफिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन एंड राइटिंग ये मैं करता हूँ। इनफैक्ट एवोल्यूशन ऑफ बॉलीवुड एंड डांस इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड द बॉलीवुड इंडस्ट्री, द ट्विंकल टोज जो है, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था। आई वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी टू द वर्ल्ड कि कैसे म्यूज़िक हमारी इंडस्ट्री में आना शुरू हुआ, कैसे प्लेबैक सिंगिंग शुरू हुई, कब साइलेंट मूवी से हमारी टॉकी मूवी बननी शुरू हुई तो म्यूज़िक का एहसास लोगों को हुआ कि म्यूज़िक आना चाहिए, और कैसे कैसे नए नए ट्रेंड्स आते गए म्यूज़िक में, कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में एंटर हुआ। तो हमने यही शो ट्विंकल टोज पार्ट 1 किया था फरवरी मंथ में इसी साल, जिसमें 1930 से लेकर के 2080s तक, 1980s तक हमने एक जर्नी दिखाई थी कि कैसे म्यूज़िक आया इंडस्ट्री में और कैसे शुरू हुआ, और कब फिल्म फेयर शुरू हुए म्यूज़िक के और बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के, और कैसे फीमेल प्लेबैक सिंगिंग आई 1966 में। वो सब हमने जर्नी दिखाई थी। तो वो शो लोगों को इतना पसंद आया, सबने बोला इसका रिपीट करना चाहिए। तो हमारी प्रोड्यूसर मिस सोहेला कपूर, जिनको सब लोग जानते हैं एज अ रेनाउंड एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो शेखर कपूर की सिस्टर भी हैं, तो उनका सजेशन था कि हम रिपीट के बजाय इसका सीक्वल क्यों नहीं बनाएं। तो हमने वो 1980s पे छोड़ा था। तो अब ये जो जर्नी है
आज की ये 1980s से 2000s तक की जर्नी है. So that is what about the show is all about. 80 से 2000 का जो है कि कौन कौन से कलाकार या आर्टिस्ट का जो है कि आप उसमें करने जा रहे तो इसमें हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि कैसे डिस्को 80s में आना शुरू हुआ और नाज़िया हसन की एंट्री हुई इंडस्ट्री में फ्रॉम पाकिस्तान, और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता अपने पहले गाने के लिए, आप जैसा कोई नहीं. एंड शी बिकेम द फर्स्ट पॉप एल्बम रिलीज. उनका सबसे पहला जो उनका सोलो एल्बम रिलीज हुआ नाज़िया हसन का रिलीज हुआ था डिस्को दीवाने के नाम से. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हो रही है डिस्को दीवाने से. फिर हमने सलमा आगा को लिया कि कैसे वो सिंगिंग में आई और फिल्म फेयर में एक इतिहास रचा कि एक नई एक्ट्रेस और सिंगर दोनों ही नॉमिनेटेड थी फिल्म फेयर के लिए, और एक ही साल में एक ही एक्ट्रेस और फिल्म फेयर का फीमेल सिंगिंग का अवार्ड दोनों एक ही महिला को मिला जो सलमा आगा थी. उसके बाद कैसे कुमार सानू की जर्नी आई, कैसे उदित नारायण आए, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल. म्यूजिक डायरेक्टर्स में A.R. रहमान की जर्नी कैसे शुरू हुई इंडस्ट्री में, जतिन ललित, बापी लाहिरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण. तो इन सब की जर्नीज हम लोग आपको आज दिखाने वाले थे. अच्छा, ये कहीं ना कहीं आप जो है ना गायब होते जा रही हैं, क्योंकि आजकल जो बॉलीवुड की मूवी आ रही है उसमें जो है कि वो म्यूजिक या वो चीज़ नहीं मिलती जो पहले से जो है कि होता था. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें आगे ऐसा कुछ आप कोशिश करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा? खैर, इसका दिखाने का एक लक्ष्य ये भी है कि लोग उस चीज़ को एहसास करें कि भाई हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं. पहले बॉलीवुड हमारे कल्चर से रूटेड था. हमारे राग म्यूज़िक में आते थे, गज़लें और शायरी लिरिक्स के फॉर्म में आती थी. आज लिरिक्स बहुत चेंज हो गया है, उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया है, रैप आ गया है, प्लस हिंदी और उर्दू छोड़ करके उसमें इंग्लिश वोकेबलरी ज़्यादा यूज़ हो रही है लिरिक्स के अंदर, और म्यूज़िक भी उसी तरीके से चेंज हो गया. और इनफैक्ट कोरियोग्राफी तो एक एज अ कोरियोग्राफर मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं देखता हूँ जो हमारे लटकास झटकास बॉलीवुड के जो पॉपुलर थे, जो सलीम जी ने और कमल जी ने और सरोज जी ने सबने फेमस किए, वो लटकास झटकास अब बदल करके बी बॉइंग और हिप हॉप बन गया, जो बल्कि बॉलीवुड कल्चर नहीं है, वो हमारा वेस्टर्न कल्चर है. तो अगर मुझे बी बॉइंग वगैरह हिप हॉप वगैरह देखना है तो मैं हॉलीवुड की कोई मूवी देखूं, मैं बॉलीवुड क्यों देखूं. तो इस शो के द्वारा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एसेंस ऑफ बॉलीवुड है वो कहीं लूज होता जा रहा है, एंड आई विश कि वो एसेंस हम दोबारा बॉलीवुड में क्रिएट कर सकें आने वाली सदी के लिए. तो एनी स्पेशल मैसेज फॉर बॉलीवुड जिस ओकेजन पे? बॉलीवुड के लिए मेरा मैसेज यही है कि मेरे सारे जितने जान पहचान वाले हैं बॉलीवुड के, और हमारे दिग्गज यश चोपड़ा, B.R. चोपड़ा, इन सब के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने अगेन बहुत बड़ी हिट दी हमारी इंडस्ट्री को. अब जो आगे नई जनरेशन आ रही है उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनकी फैमिलीज़ ने क्या इतिहास रचा है, और आज वो नहीं रच पा रहे हैं तो क्यों नहीं रच पा रहे हैं, इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें कि क्यों हम लोग आज वो हाइट्स ऑफ सिल्वर जुबलीज ऑफ द फिल्म्स नहीं देख पा रहे. तो मेरा यही मैसेज है कि थोड़ा इस चीज़ के ऊपर विचार करके, और जो अच्छी चीज़ें बन रही हैं उसको और अच्छा और हमारे कल्चर से रूटेड और बनाने की शुरुआत एक होनी चाहिए. आप सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है सोहेला कपूर. सर, आज का जो है कि ट्विंकल टॉय क्या है, ये पूरा गाने क्या कर सकते हैं? ट्विंकल टोज एक बॉलीवुड की जो कोरियोग्राफीज हैं उसकी हिस्ट्री है. हमने 2 पार्ट्स में किए क्योंकि हमने पार्ट 1 में 1930 से 1980s तक दिखाया था. इतना आपने देख लिया कितना टाइम लगा, ये सिर्फ 1980 से 2000s तक है. तो हमने सोचा लोगों को पता होना चाहिए उनके पीछे जो कहानियाँ हैं, ये कोरियोग्राफर्स कैसे बने, उनके असिस्टेंट्स कैसे स्टार्स बन गए, ये सब एनेक्डोट्स कर करके हमने क्लिप्स दिखाकर और अविकल के थ्रू नरेशन और डांस करवा के, वो गाते भी हैं. ये एक बहुत रिच सा प्रोग्राम बन गया है जिसमें वो पूरी हिस्ट्री दी है बॉलीवुड की कोरियोग्राफी की, किस तरह वो प्रोग्रेस की 1930 से लेकर मिलेनियम तक. जी. अच्छा, ये कंसेप्ट कैसे आया आपके माइंड में? ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, तो मैं अविकल को जानती हूँ, उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ मेरे प्लेस में. तो मैंने कहा तुम तो डांसर हो तो हम क्यों ना एक हिस्ट्री कर लें. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है. तो दोनों ने मिलकर फिर ये कहानी बनाई अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड कोरियोग्राफी. तो उन्होंने कहा मैं कर लूँगा रिसर्च, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मैंने खुद कोरियोग्राफ की हैं फिल्मों में. तो रिसर्च उसका सारा क्रेडिट आइडिया शायद मेरा होगा इन द बिगिनिंग. छोटा सा सेंटेंस मैंने बोला, बाकी उन्होंने सब कुछ ही टुक अप. सारा उनका काम है, रिसर्च, नरेशन जैसे आपने देखा, डांसिंग, म्यूजिक, सब कुछ उनका है. तो हम उसको क्यूरेट करते गए एक साथ, एडिटिंग में भी वो बैठे थे. तो इस तरह ये कार्यक्रम बना है.
अभी बॉलीवुड से काफ़ी जुड़े हुए हैं, पहले का बॉलीवुड और आज के बॉलीवुड में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको जो? पहले देखिए, अगर आप कोरियोग्राफी की बात कर रहे हैं कि एक्टिंग की बात कर रहे हैं? दोनों। कोरियोग्राफी में तो और म्यूजिक में मेलोडी जो पहले थी वो आज नहीं है। कोरियोग्राफी कुछ ज़्यादा एक्रोबैटिक हो गई है आजकल, है ना? अब आपने देखा है फिजिकल मूवमेंट्स बहुत होते हैं। उस वक्त बहुत सिंपल होती थी, हाथ चला लेते थोड़ा सा। उस वक्त फोकस आंखों पर था और फेसेस पर था, एक्सप्रेशंस पर, इमोशंस पर, इसलिए मेलोडीज में खूबसूरत होती थी। आज थोड़ा जंपिंग टाइप, रिदम सबको मज़ा आता है, डिस्को टाइप हो गया, लेकिन वो एक्रोबैटिक हो गया है। उसकी अपनी पहचान है, वो हमें भी बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन ये डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। मेलोडी वाज किंग देन, रिदम इज किंग टुडे। तो क्या इससे जो है कि संदेश आगे जो है कि जो नई जनरेशन है तो उसको भी मतलब लगता है कि दिखाना और उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको तो उनको इतना पता नहीं। उनको अपनी हिस्ट्री जाननी चाहिए। जो फ़िल्में वो देखते हैं, बॉलीवुड इतना पॉपुलर, फ़िल्में इतनी पॉपुलर है, उनकी हिस्ट्री तो जाननी चाहिए, ताकि जब वो फ़िल्म देखने जाए तो उन्हें समझ आए कि ये पास्ट था, ये फ्यूचर है, और ये इस कोरियोग्राफर की ये हिस्ट्री है, ये एनेक्डोट्स हुए। तो जब आपको कहानी पता है और फ़िल्म देखने जाते हो तो उसमें मज़ा ही और है। तो क्या पार्ट 3 भी आएगा इसका, क्योंकि अभी 2000 तक ही हाँ, 2000 के बाद वो अभी कल से पूछिए। उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, थैंक यू।